नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की 5वीं क्लास। इसके पहले मैं 4 क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का देश में प्रथम तथा एकमात्र। दोस्तों, यह यूनिट 1 का बचा हुआ आखिरी टॉपिक है। इसके जस्ट बाद अपन स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास। आइए तो जान लेते हैं मध्य प्रदेश का देश में प्रथम तथा एकमात्र। देश का पहला सोलर पार्क मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थापित किया गया है। अधिवक्ताओं को सतत शिक्षण और प्रशिक्षण देने वाला देश का प्रथम एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूएंट लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला या प्रकाशित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। दोस्तों, यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश वनों का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश देश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। हीरा उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदानें मौजूद है। और अगर आपसे हीरे की खदान का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा, मझगवा खदान देश की एकमात्र हीरा उत्पादक खदान है। देश का एकमात्र मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। और यह दोस्तों जापान की मदद से स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश गेरू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। देश का सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है और इसी कारण से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तेंदुपत्ता व बीड़ी निर्माता राज्य है, याद रखिएगा। तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में सागर जिले में सर्वाधिक उत्पादित होता है एवं बीड़ी उद्योग में जबलपुर जिला पहले स्थान पर है। देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा और पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया है। देश व एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। मानव अधिकार आयोग गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। जिला स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। देश का एकमात्र आदिवासी शोध संस्थान शोध संचार केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थापित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। देश का पहला रत्न परिकृष्ट केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है। देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थापित किया गया है। दोस्तों, यह पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। देश में सर्वाधिक पवन चक्की मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं, याद रखिएगा। देश की एकमात्र चाय अकादमी भोपाल में स्थित है। देश का पहला पुरातत्व पार्क मध्य प्रदेश के दमोह जिले की संग्रामपुर में स्थित है। ग्राम सभा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश लाख उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला नेशनल सैलिंग स्कूल प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, यहां मिसप्रिंट है, सैनिक नहीं सैलिंग है। देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय देश का पहला ऐसा एसपी कार्यालय है जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थापित किया गया है। साथ ही ओरछा में देश का पहला रामायण म्यूजियम स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित विद्युत मंडल देश का पहला विद्युत मंडल है। भोपाल एक्सप्रेस, जो कि भोपाल से दिल्ली चलती है, देश की पहली ट्रेन है जिसे 2003 में आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश में 2006 में देश की पहली साहिबा ट्रेजरी प्रारंभ की गई है। अनुसूचित जनजाति की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने प्रत्येक जिले में उद्योग केंद्र स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने सभी गांवों को ग्राम संपर्क नामक वेबसाइट से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। भारत में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरन अभिलेख से प्राप्त होते हैं। देश का पहला सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग मध्य प्रदेश में 2008 में गठन किया गया था। तो ये था मध्य प्रदेश में देश का प्रथम एवं एकमात्र। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें सबसे पहले जान लेते हैं मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्वरूप। मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण हृदय प्रदेश कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग माना जाता है। हिमालय से भी पुराना यह भूखंड किसी समय पर उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और दोस्तों यह प्रश्न काफी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश किस प्राचीन संरचना का भाग है, तो याद रखिएगा गोंडवाना लैंड का। मराठों के उत्कर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ मध्य प्रदेश में इतिहास का नया युग प्रारंभ हुआ। पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत की विजय योजना का प्रारंभ किया एवं विंध्य प्रदेश में चंपत राय ने औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। सर्वप्रथम शुरू करते हैं प्राचीन काल से। प्राचीन काल के अंतर्गत आता है प्राग ऐतिहासिक काल। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में प्राग ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। आदिम प्रजातियां नदियों के किनारे और गिरिकंदरा में रहती थीं। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, नेमावर, महेश्वर, हंडिया, बेगमपुर, पचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर तथा सागर के अनेक स्थानों पर इनके रहने के प्रमाण मिलते हैं। इस काल में मानव अपनी कलात्मक अभिरुचियों की भी अभिव्यक्ति की है। होशंगाबाद के निकट की गुफाओं में, भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में तथा सागर के निकट की पहाड़ियों से प्राप्त शैलचित्र इसके जीवंत प्रमाण हैं। भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों याद रखिएगा भोपाल के समीप है लेकिन रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं। सेकंड पॉइंट है पाषाण एवं ताम्रकाल। सभ्यता का दूसरा चरण पाषाण एवं ताम्रकाल के रूप में विकसित हुआ था। नर्मदा की सुलभ घाटी में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व यह सभ्यता फली फूली। यह सभ्यता मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के समकालीन थी, याद रखिएगा। महेश्वर, नागरा, टोड़ी, नागदा, बरखेड़ा, एरड़ आदि इसके केंद्र थे। इन क्षेत्रों की खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों से इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। उत्खनन में मृद भांड धातु के बर्तन एवं औजार आदि मिले हैं। बालाघाट एवं जबलपुर जिले में कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार भी मिले हैं। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि विश्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों के समीप मध्य प्रदेश देश की कई भागों में खासकर नर्मदा, चंबल, बेतवा आदि नदियों के किनारे पर सभ्यता का विकास हुआ था। नरसिंहपुर के निकट बत्रा नामक स्थान से प्राप्त पाषाणकालीन औजार सभ्यता मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य एक दृष्टि में। पुरातन जीवाश्म नरसिंहपुर, होशंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। 860 वर्ष पुराना औजार हथौड़ा होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। प्लेट दोस्तों भीमबेटका से प्राप्त हुई हैं। नौ पाषाण काल संस्कृति के साक्ष्य एरन, चटकारा, दमोह, सागर, आजमगढ़, जबलपुर आदि क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। महापाषाण स्मारक रीवा से प्राप्त हुए हैं एवं शैल चित्रकला भीमबेटका की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं। अब जान लेते हैं महाकाव्य काल के बारे में। रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्य, महाकांत के घने वन क्षेत्र थे। विंध्य सतपुड़ा के अतिरिक्त यमुना के कांठे का दक्षिणी भूभाग और गुर्जर प्रदेश के कई क्षेत्र इसके घेरे में आते थे। यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक थे जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। फिर आता है महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग बौद्ध जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में 16 थी, जिसमें चेदी तथा अवंती जनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। मध्य प्रदेश में महाजनपद काल में 2 महाजनपद थी, चेदी एवं अवंती। इस राज्य का अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था।
इस जनपद की पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महेशमती थी, वर्तमान महेश्वर शहर। इन दोनों क्षेत्र के बीच नेत्रावती नदी बहती थी। सीधी सॉरी यहाँ चेदी है। चेदी जनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्व भाग तथा उसके समीपस्थ भूखंड में फैला हुआ था। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के वर्तमान उज्जैन नगर से की जाती है। अब जान लेते हैं प्राचीन जनपद के परिवर्तित नाम। अवंती को दोस्तों उज्जैन नाम से जाना जाता है। वत्स दोस्तों ग्वालियर का प्राचीन नाम था। चेदी दोस्तों खजुराहो का प्राचीन नाम था। अनूप दोस्तों निवाड़ या खंडवा से कहा जाता था। कसाण दोस्तों विदिशा का प्राचीन नाम था। तुड़ीकेर या तुड़ीकर दमोह का प्राचीन नाम था। नलपुर दोस्तों नरबर या शिवपुरी से कहा जाता था, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख वंश एवं उनके योगदान। महाजनपद काल के उपरांत भारत में क्षेत्रीय स्तर पर अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया। मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न राजवंशों का विश्लेषण निम्नलिखित है। सबसे पहले आता है मौर्य वंश, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र या वर्तमान पटना शहर है, जो कि बिहार में स्थित है। मध्य प्रदेश में मौर्य सत्ता के व्यापक साक्ष्य मिलते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। दोस्तों यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है सांची के स्तूपों का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा सम्राट अशोक ने। मौर्य युग में व्यापारिक मार्गों की संख्या 4 थी, जिसमें से तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावती तक जाता था, जिसमें महेशमती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे। जबकि चौथा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग ठगु कच्छ से मथुरा तक जाता था, जिसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। उस समय व्यापार के ऊपर राजवंश का पूर्ण नियंत्रण होता था। कपड़ा बुनना इस युग का प्रमुख उद्योग था। अर्थशास्त्र के अनुसार इस युग में सूती वस्त्र तैयार किए जाने वाले केंद्रों में अवंती राज्य का महेशमती भी शामिल था। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्नलिखित का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य से था, जिसमें मुख्य है रूपनाथ, जो कि जबलपुर जिले के सीहोर तहसील का एक गांव है। गुर्जर दतिया जिले का एक छोटा सा भूभाग है। सारोमारो के अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है। शहडोल जिले का एक छोटा सा भूभाग है। पनगुड़िया सीहोर जिले का एक भाग है। जबकि सांची स्थित लघु स्तंभ लेख भी इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। यह लघु शिलालेख बाल लघु स्तंभ लेख इस बात के प्रमाण है कि मध्य प्रदेश राज्य में मौर्य युगीन शासन व्यवस्था ही लागू थी। मौर्य वंश के बाद आता है सातवाहन वंश, जो कि एक और महत्वपूर्ण राजवंश है। सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी के द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य विभिन्न पुराणों में मिलते हैं। इसके साथ ही उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी आदि में सात वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सात वंश के राजाओं के काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। यह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रश्न आता है कि किस वंश के शासन काल के दौरान रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे, तो याद रखिएगा सातवाहन वंश के साथ, जिसके साक्ष्य आबाद, चकरखेड़ा तथा बिलासपुर से मिलने वाले रोमन सिक्के हैं। गोमती पुत्र सतकर्णी का उल्लेख सांची के दक्षिणी तोरण के शिलालेख पर लिखा गया है या किया गया है। इसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना 186 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके की थी। पुष्पमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का शासक रहा है। शुंग वंश के 5वें शासक भागभद्र के समय यवन राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई थी। दोस्तों यह एक एक पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। इसी थ्योरी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने कराई थी, तो याद रखिएगा यवन के राजदूत हेलियोडोरस ने। और किससे प्रभावित होकर, तो याद रखिएगा भागवत धर्म से प्रभावित होकर विदिशा में। शुंग वंश के राजाओं द्वारा हरहूत में एक स्तूप बनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। कालिदास ने मालविकाग अग्निमित्रम में शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र के चरित्र के बारे में वर्णन किया है।
फिर आता है शक क्षत्रप वंश। इस वंश के राजा भोज और अजेस राजाओं के कुछ सिक्के मालवा के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जिनके अनुसार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मालवा के कुछ क्षेत्र पर शकों का अधिकार रहा है। फिर आता है नागवंश। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार तीसरी चौथी सदी में नागवंश राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था। इस वंश के राजाओं ने कुषाणों का प्रतिरोध किया था तथा उनके उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। यह पॉइंट भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कि किस वंश के राजा ने कुषाणों के प्रतिरोध या उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो याद रखिएगा नागवंश के राजाओं ने। इसके बाद आता है बागटक वंश। पुराणों के अनुसार विद्याशक्ति नामक ब्राह्मण ने विदिशा में बागटक वंश की स्थापना की थी। इसके साक्ष्य व्याघराज के कुठार जो कि सतना में है एवं गज अभिलेख जो कि पन्ना में है, इधर से प्राप्त होते हैं। हरिशेरण से के प्रयाग अभिलेख से विदित होता है कि समुद्रगुप्त ने तत्कालीन विदिशा शासक श्रीधर को पराजित करके विदिशा पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त के कारण मध्य प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। प्रयाग प्रसथित के अनुसार उसने महाकानांतर, महाकौशल और बैतूल तक के क्षेत्रों को जीत लिया था। उसने शकों को पश्चिमी मध्य प्रदेश में हराया। नर्मदा के उत्तर में अधिकांश क्षेत्र उसने जीत लिया और अब नर्मदा के उत्तर के अधिकार क्षेत्र गुप्तों के अधीन थे। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा गुप्त वंश के पहले तक सिर्फ मालवा, विदिशा या अवंती क्षेत्र की बात की जा रही थी, लेकिन गुप्त वंश के समय में महाकौशल जो कि जबलपुर वाला क्षेत्र है और बैतूल तक के क्षेत्र गुप्त वंश के शासनकाल में मध्य प्रदेश में जोड़ दिए गए थे। साथ ही नर्मदा नदी वाला क्षेत्र भी गुप्त शासकों के अधीन आ गया था। एरण, विदिशा, सकारी, त्रिपुरी, सिवनी, उज्जैनी, बैतूल एवं जबलपुर से प्राप्त सिक्के एवं अवशेष के प्रमाण हैं। गुप्त ने ही उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफा एवं सिगबा के मंदिरों का निर्माण कराया था। गुप्तों के पतन के बाद इस क्षेत्र में कई राज्य बने तथा कई राजवंशों ने राज किया। प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन उत्तर मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र जीतने में सफल हुए थे। बाणभट्ट की कादंबरी में उल्लेख है कि हर्षवर्धन विंध्य एवं नर्मदा के उत्तर का स्वामी था। गुप्त वंश के बाद आता है, याद रखिएगा, तोमर वंश, जो कि एक और काफी महत्वपूर्ण वंश है मध्य प्रदेश के इतिहास से। वीर सिंह तोमर ने 14वीं शताब्दी में मुस्लिम सत्ता की अराजक स्थिति का फायदा उठाकर ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी। इस वंश के राजा सूरत सेन ने ही ग्वालियर का मजबूत किला बनवाया था, जिसे किलों का जिब्राल्टर उपनाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किलों का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ग्वालियर के किले को। और इसका निर्माण राजा सूरत सेन ने कराया था 14वीं शताब्दी में। और सूरत सेन तोमर वंश के राजा थे। तोमर वंश के ही राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर के प्रसिद्ध सास बहु मंदिर का निर्माण तथा गुजरी महल का निर्माण कराया था। अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को हराकर इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर पर अपना अधिकार सिद्ध कर लिया था। इसमें यह प्रश्न भी आता है कि सास बहु मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा तोमर वंश के राजा मानसिंह ने। या सास बहु का मंदिर कहां स्थित है, तो याद रखिएगा ग्वालियर में। गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था, तो राजा मानसिंह ने। कहां स्थित है, ग्वालियर में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विक्रमादित्य के साथ संघर्ष किसने किया था, तो याद रखिएगा इब्राहिम लोधी ने विक्रमादित्य को हराकर ग्वालियर पर अपना अधिकार सिद्ध कर लिया था। फिर आता है होलकर वंश। 1730 ईस्वी में मालवा में होलकर वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश के संस्थापक थे मल्हार राव होलकर, जिन्होंने 1732 ईस्वी में इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में शहीद होने के बाद अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर संभाली थी। दोस्तों अहिल्याबाई होलकर मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू थी। अंतिम होलकर शासक तुकोजी तृतीय ने नए राज्य का भारत संघ में विलय कर लिया था। तो दोस्तों यह प्रश्न भी आता है कि भारत संघ में किस अंतिम होलकर शासक ने विलय किया था, तो तुकोजी तृतीय ने। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास, जो कि अपन अपनी मध्य प्रदेश की 6वीं क्लास में डिस्कस करेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आज हमने मध्य प्रदेश का इतिहास और उससे संबंधित कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में देखा, जो कि मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपके एग्जाम में आपको उपयोगी साबित होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और जल्द ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ, जिसमें शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।